अपना झोल करने के लिए। तो ये बाहर पब्लिक में पिक्चर अच्छा जाए खराब जाए, तो इसलिए स्टैंडर्ड भी क्या बोलता है कि एक बार पॉलिसी अडॉप्ट कर लो तो उसको घड़ी घड़ी चेंज करने का, लेकिन इसमें भी झोल है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिनारियो में चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिनारियो में, ये वन ऑफ द पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल, वन ऑफ द पॉलिसी। ऐसे स्टॉक की पॉलिसी होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू करना है उसकी पॉलिसी होती है, आरडीडी रखना है कि नहीं रखना उसकी पॉलिसी होती है, अलग अलग पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, बराबर, ये समझा? आपको जो करना है करो विद इन द पर्व्यू ऑफ कंसल्टेंट स्टैंडर्ड्स। तो सारा पॉलिसी के अंदर भी एक झोल है। पॉलिसी के लिए क्या बोलता है पता है स्टैंडर्ड? क्या बोलता है, 3 सिचुएशन में आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। एक, अगर लॉ चेंज हो जाए, अगर तो ऑब्वियसली आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कंट्री का लॉ चेंज हो जाए। सर कंट्री के लॉ से एफआईआर और आरबीआई पे क्या फर्क पड़ेगा? कल उठ के कुछ वॉर सिचुएशन आ गई और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया कंट्री में, और गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, समझो फलाना एसेट है उसका इंपोर्ट्स बंद है, फलाना एसेट है उसका ये आना जाना सब बंद है, तो ऑटोमेटिकली आपको वही एसेट अभी ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है, तो कम कम यूज करके करना पड़ेगा, तो लाइफ एक्सटेंड करके करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन मानना पड़ेगा या फिर कम डेप्रिसिएशन मानना पड़ेगा लाइफ एक्सटेंड करके, व्हाटएवर। तो अगर लॉ के अगेंस्ट लॉ चेंज हुआ तो आप पॉलिसी चेंज करो, दैट इज पॉसिबल। दूसरा, स्टैंडर्ड अगर चेंज किया, स्टैंडर्ड अगर चेंज किया तो आप चेंज कर सकते हो पॉलिसी, क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसने बोला कि नहीं सबके लिए आरबीएम कंपलसरी है, सबके लिए एफएम कंपलसरी है कंपनीज के, तो आप कर सकते हो। तीसरा, पॉलिसी कब चेंज कर सकते हो? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। मैं बोलेगा मेरा अकाउंट इसमें बेटर दिखता है मैं ये पॉलिसी लेगा, मेरा अकाउंट इसमें बेटर दिखता है मैं ये पॉलिसी लेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो बिंदास इसका फायदा उठा के मैनेजमेंट कैन चेंज द पॉलिसी, बट नॉनदलेस जोड़ करने के लिए आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो, गला दबाने कोई आने वाला, बट आपका गुडविल इफेक्ट हो गया। गुडविल, अभी कल उठ के मेरा पॉलिसी है, क्लास का टाइमिंग है एनएमपीटी बाय 7:15 है, मिक्स बैच 9 o'clock है, मैं आपको बोलूं एक दिन एनएमपीटी बाय 7:15, दूसरे दिन एनएमपीटी बाय 9 बजे, तीसरे दिन एनएमपीटी बाय 10 बजे, चौथे दिन एनएमपीटी बाय 12 बजे, तो आपको चलेगा? तो मैं चेंज भले ही करूं मेरा कन्वीनियंस के लिए, लेकिन बाहर मेरा इमेज क्या होते जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं है। द सेम थिंग हैपेंस विद द कंपनी, इट कैन चेंज पॉलिसीज बट बाहर इमेज का। इसीलिए पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखना जरूरी। एक बार एफआईआर लिया तो घड़ी घड़ी हर साल क्या अडॉप्ट करने का, आरबीएम रखा तो एस्टीमेट है ना, एस्टीमेट ये भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बने तब तक ज्यादा डाइवर्ट करने का। एस्टीमेट मतलब क्या, मैंने सोचा कि ये एसी 5 साल चलेगा, तो वैल्यू ऑफ एसी 50,000, एफआईएम चार्ज करूंगा तो 20% करूंगा, बराबर है ना। सडनली 2-3 साल बाद मुझे लगा कि नहीं 5 साल की जगह अभी कितना चलेगा, 6 साल चलेगा, 1 साल ज्यादा, तो थोड़ा मैं डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कम करूंगा, 20 के जगह 18% करूंगा। इतना एस्टीमेट में फर्क हुआ तो ऐसा नहीं होना कि 20% चार्ज करो फिर 10% चार्ज करने लगे, फिर वापस 25% चार्ज करने लगे, ऐसा फ्लक्चुएशन होना, बात समझ आई? बट ये सब एज अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको चेक करना है बिजनेस के बुक्स में कि घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज तो नहीं हो रही है, घड़ी घड़ी एस्टिमेट चेंज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट ये करता है मतलब अंदर खाने क्या चालू है, जो चालू। अच्छा मैनेजमेंट घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज करने वाला नहीं, सॉरी, अच्छा मैनेजमेंट घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज करने वाला ना ही वो एस्टिमेट से डाइवर्ट होता है। इज इट क्लियर? तो जो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गला दबाने को जाने वाला और डेप्री कम ज्यादा चार्ज करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते। ओके, या व्हाट इज योर डाउट? सर वो एस्टिमेटेड वाला ही था कि हम लोग एफआईएम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड चेंज हुआ मतलब लॉ ही चेंज हुआ तो उसका दो नहीं, लॉ अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। लॉ मतलब आपका जो लोकसभा में पास होता है बिल, वो लॉ है, कंट्री का लॉ। स्टैंडर्ड आईसीआई बनाता है, टेकिंग इन कंसल्टेशन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईसीआई मिलकर स्टैंडर्ड्स इशू कर। सर तो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम लोग ये चेंज कर सकते हैं।
हाँ, स्टैंडर्ड चेंज हुआ तो पॉलिसी चेंज। स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए कोई लॉ मुझे की बोलते हैं कभी भी चेंज नहीं, स्टैंडर्ड इज डिपेंडेंट, कभी भी मतलब सिंगल अथॉरिटी नहीं है। आईसीआई के मेंबर मतलब अगर करना हो तो पार्लियामेंट का अप्रूवल अप्रूवल चाहिए ना, मतलब उधर फाइनेंस मिनिस्ट्री का पब्लिक सेक्रेटरी है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, वो बेटर है। सर बट अगर छोटा बड़ा बिजनेस है या सुनो ना थोड़ा बड़ा बिजनेस उसको अगर पॉलिसी चेंज करना हो वो तो करेगा भी, और अगर एकदम बड़ा बिजनेस है कंपनी उसको प्रॉब्लम है, जो कंपनी एकदम चेंज कर रहा है उसको शेयर होल्डर्स को अटैच है ना बहुत सारे। मतलब कितना लगेगा क्या है मिनिमम लोग कितने लगेंगे मोस्टली पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट में भी इतना नहीं, पब्लिक रिलायंस, टाटा, विप्रो, उनके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर है बिकॉज दे आर अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। उसको कुछ भी कंपलसरी नहीं है, वो कंसर्न भी बोला ना स्टैंडर्ड में कुछ फर्क नहीं। शेयर से तो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट या पब्लिक हो, शेयर उसी का है। बोलने का मतलब these things, और आगे जाके आप ऐसा सीए है ना, कॉर्पोरेट के साथ ही डील करो। तो कॉर्पोरेट जो होता है वो लिस्टेड कंपनीज आर डीलिंग विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इसके लिए ये फॉलो करना जरूरी है। छोटा बिजनेस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो अभी you know the reasons of depreciation. Reasons of depreciation clear है? Depreciation एसेट यूज करने पे भी होता है, एसेट बड़ा रहेगा तो भी होते रहेगा एसेट। अच्छा, आईफोन 15 आया तो आईफोन 14 का प्राइस, आईफोन 13 का प्राइस, दैट इज कॉल्ड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से भी जो कम हो रहा है दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। अच्छा, माइंस और क्वेरीज में आप मिनरल्स निकाल रहे हो तो माइंस आर एसेट, मिनरल्स जैसे निकालते जाते वैल्यू, दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। ओके, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट है आपका, पेटेंट है, गुडविल है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो आपका इनटेंजिबल एसेट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, क्या वो वैल्यू सेम रहेगा? पेटेंट आपने 10 साल के लिए लिया, 10 साल के एंड में इट विल बिकम जीरो। कॉपीराइट जियो ने 5 साल के लिए लिया, 5 साल के एंड में इट विल बिकम जीरो। तो कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, ये भी कम होता, वैल्यू में कम होता। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अपना नहीं, डेप्रिसिएशन का दूसरा वर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है डेप्रिसिएशन इज फॉर माइंस एंड क्वेरीज। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए इट इज कॉल्ड परमानेंट नहीं होता कॉपीराइट। उसमें कैसा रहता है, तुम खुद का कॉपीराइट तुम्हारे पास तुमने लेके रखा है, दैट इज वो तुम्हारा ऐसे नहीं, तुमसे कोई खरीदेगा उसके लिए वो ऐसे, तो वो तो तुमसे टर्म के लिए लेगा। मतलब अच्छा हो, मतलब तुम्हारा जो के पास कॉपीराइट है वो नहीं कि वो कोई यूज नहीं है, मतलब सब जो मीटिंग खरीदा। अभी फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई इन्वेंट किया मेडिसिन, ओके, तुमने कोई इन्वेंट किया मेडिसिन और तुमने उसको पेटेंट करवाया, वो ऐसे नहीं है, तुमसे कोई पेटेंट खरीदेगा तो 10 साल के लिए लेगा, 5 साल के लिए लेगा, उसका ऐसे तो सॉरी कुछ नहीं है, वो पेटेंट का सर्टिफिकेट होगा, तभी रिकॉग्नाइज होगा
पैसा दिया है उसका, मतलब हम लोग को मेंटेनेंस नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला। So basically, amortization. I forgot that word, amortization. So intangible asset को जो depreciate करते हैं उसको बोलते हैं amortization. Okay? So listen to me. Whether it is depreciation, whether it is depletion, or whether it is amortization, all are one and the सुना? अब बताओ, debris is always charged on which assets? Do current assets depreciate? Current assets do not depreciate. Why? They get written off. Do they? रिटर्न ऑफ भी कैसा है? अभी स्टॉक है, एक साल में बिक जाएगा, तो क्योंकि दे गेट कन्वर्टेड और सोल्ड ऑफ विद इन अ ईयर, उसको हम कभी डेप्रिशिएट करते क्योंकि उसका लाइफ है एक साल से अंदर। तो कौन सा ऐसा डेप्रिशिएट हो सकता है जिसका लाइफ एक साल से, मतलब नाउ डज लैंड डेप्रिशिएट? नो, बिकॉज depreciation of any asset, this is very important, depreciation of any asset is dependent on 3 factors. 3 फैक्टर के ऊपर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंडेंट होता है. डू यू नो दिस? कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब नॉट ओनली द परचेज प्राइस ऑफ एसेट, इट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एक भी का यूनिट का पैसा नहीं, पूरा बटन दबा के चालू करने तक का पैसा, पूरा इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, पाइपिंग, वायरिंग, सब ये सब एसी का खर्चा है. कैपिटल रेवेन्यू किया है ना, यूज करने तक का सारा खर्चा इज नोन एज कॉस्ट. नंबर 1. नंबर 2, एस्टिमेटेड लाइफ. एस्टिमेटेड लाइफ. अच्छा, हाउ विल यू एस्टिमेट द लाइफ? आजू बाजू वाला बिजनेस से पूछ के, वो लोग का ये ऐसे कितना चला था, अपना भी अप्रोक्सीमेट उतना चलेगा. एंड तीसरा होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप. व्हाट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप? एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ आपको कितना पैसा वापस मिला. तो लॉजिक समझो, 50,000 का एसीएफ समझो 5 साल चलेगा, 5 साल के अंदर भंगार में बेचोगे तो 5,000 मिल जाएगा. तो ओवर द लाइफ वो कितने से घटा? 45 से घटा ना, 5 तो मिल जाएगा. तो 45 इज कॉल्ड डेप्रीशिएबल वैल्यू. 45 इज कॉल्ड डेप्रीशिएबल वैल्यू. कैसा मिलता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप. 45 इज माई डेप्रीशिएबल वैल्यू. अब ये 45 क्या एक साथ डेप्रीशिएट करोगे? थोड़ा थोड़ा, कंसेप्ट मैचिंग. तो डिवाइड बाय 5, तो एवरी ईयर आई डेप्रीशिएटेड बाय 9. इज दिस क्लियर? Now why you do not depreciate land? Because you know the cost. But what about life? This is infinite. Land के केस में life is infinite. So you cannot ever depreciate land. Cannot ever depreciate. But buildings can be depreciated. Building अलग है बेटा, land अलग है. Building is man-made structure. उसका लाइफ 30-40 साल है, वो डेप्रीशिएट होकर 0 हो जाएगा. लैंड डेप्रीशिएट, गोल्ड भी नहीं होता. सॉरी, सी अंडरस्टैंड गाइस. लिसन, एनी man-made asset वही depreciate होता है. Remember this. Only man-made asset depreciate. Land never depreciate. Gold never depreciate. वो stagnant रह सकता है या appreciate, but depreciate कभी होने वाला क्यों? Life is infinite. दोनों केस में life is infinite. Building वो अटैच है प्रॉपर्टी के साथ, नहीं किया अकाउंट में.
बट लैंड नहीं होगा, बिल्डिंग होगा. ओके, नाउ there are two important methods of depreciation. What are they? FIM. एक एसेट है 6,000 का, ओके, जिसका लाइफ है 3 साल, जिसका लाइफ है, लेट्स अज्यूम द स्क्रैप इज 0. तो अगर आप FIM चार्ज करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस. ये सारा चीज है आपको थियरी में 4 मार्क का किधर भी आ सकता है, तो पढ़ने का मगजमारी नहीं करना, तो अभी सुन लो. 6,000 का एसेट है, 3 साल की लाइफ है, स्क्रैप 0 पकड़ते हैं, तो हर साल में उसको कितने से डेप्रिशिएट करेगा? ये कब? अगर आई एम फॉलोइंग FIM. लेकिन अगर आई एम फॉलोइंग RBM, तो अप्रोक्सीमेटली I will depreciate the same 6,000 like 3, 2 and 1. So what can we conclude? Whether you are applying FIM on any asset or RBM, your total depreciation remains the same. Only the internal distribution of depreciation changes. Under FIM, your depreciation is divided equally. But under RBM, it is more in the initial years and less in the later years. ऐसा क्यों? Because every asset, अब देखते हैं कि किस एसेट पे FIM सुटेबल है, किस पे RBM. So मोटा मोटी जितने एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, आपका मशीन्स हो गया, मोटर कार हो गया, एयर कंडीशंस हो गए, ये सारे एसेट्स क्या मांगते हैं हर साल? मेंटेनेंस, सर्विस, रिपेयर. और मुझे बताओ, ये सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा कैसा ट्रेंड दिखाएगा ओवर द लाइफ? ये खर्चा इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होगा कि लेटर ईयर्स में? जैसे ऐसे मोटा होता है, ज्यादा रिपेयर मांगता है, तो रिपेयर का जो ट्रेंड है कुछ ऐसा रहेगा. इनिशियल ईयर्स में कम रहेगा, लेटर ईयर्स में ज्यादा रहेगा, राइट? तो जब आप रिपेयर वाला ट्रेंड ऐसा देखते हो, तो इसके साथ अगर RBM को लगा दो, तो क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो इनिशियल ईयर में डेप्री ज्यादा है, रिपेयर्स कम है. लेटर ईयर्स में डेप्री कम है, रिपेयर्स ज्यादा है. तो द टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज इक्वल, ऑलमोस्ट टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज इक्वल. तो मतलब अब अगर आपका प्रॉफिट बढ़े या घटे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्स. बट अगर FIM के साथ मैं कोई हैवी रिपेयर वाला एसेट को FIM में डाल दूं, तो रिपेयर तो वही ट्रेंड दिखाएगा, इनिशियल ईयर कम, लेटर ईयर ज्यादा. तो टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होगा? इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर होगा 5. तो मेरा इनिशियल ईयर में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा क्योंकि खर्चा कम, और लेटर ईयर में प्रॉफिट्स कम है, खर्चा बढ़ रहा है. तो अगर प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो मेरे को डबल चेक करना पड़ेगा कि साला ये प्रॉफिट सेल्स की वजह से चेंज हो रहा है या डेप्री की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में माय टोटल खर्चा इज सेम ओनली. तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? 100 बात की एक बात ये है कि जिन एसेट्स पे रिपेयर का खर्चा ज्यादा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है, जैसे मशीन हो गए, प्लांट हो गया, मोटर कार हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, इन पे कौन सा मेथड सूटेबल है? RBM उन पे सूटेबल है. क्यों? क्योंकि टोटल इम्पैक्ट नलिफाई कर रहा है, ऑलमोस्ट नलिफाई. बट जो एसेट्स जिन पे रिपेयर का खर्चा ज्यादा नहीं है या नेग्लिजिबल है, जैसे फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गए, आपका बिल्डिंग हो गया, रेयरली डिमांड्स रिपेयर 9-10 साल में एक बार, या फिर आपका इनटेंजिबल एसेट हो गया, कॉपीराइट, गुडविल, ब्रांड नेम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनमें रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है. तो ऐसे एसेट्स में कौन सा मेथड सूटेबल है? FIM. क्योंकि ये अगर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट हो गया ना. तो उन एसेट्स पे FIM सूटेबल है जहां पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम या नेग्लिजिबल हो, और उन एसेट्स पे RBM सूटेबल है जहां पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता हो. बात समझ आई? ये सब क्यों किया जाता है? थोड़ा कंसिस्टेंसी लाने के लिए. प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट चेंज होना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए, बट किस लिए, किस वजह से? सेल्स. इट शुड नॉट ड्यू टू
यू आर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि काम तो उतना ही होने वाला है। बात समझ आई? अब 99% of the practical businesses they use either of the two methods, FIM या RBM। ओके, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मेथड है वो चुन्नू मुन्नू है, बहुत कम यूज करते हैं बिजनेस। मेजर मेथड्स आर FIM एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स वाला कंपल्सरीली RBM फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? RBM, कंपल्सरीली RBM फॉलो करता है। तो आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें RBM के हिसाब से डेप्री करके वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालता है। ठीक है, वो आगे इंटरव्यू, हाँ आपने बोले FIM वो अपन डेप्री लगाएगा और RBM का प्रॉफिट उस पर टैक्स भरना होगा। तो भी वो RBM ही करते हैं, तो है वो RBM ही करते हैं। प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, उनके प्रॉफिट कम दिखेगा, उसमें आपका है ना डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है, वो सेम टर्म में पढ़ोगे ऐसा होता है। अभी सुनो ध्यान से, FIM और RBM का परसेंटेज कैसा निकालने का देख लो। अभी ये एसेट है, इसमें मैंने क्या अप्लाई किया 45/9, ये कौन सा मेथड अप्लाई किया 45/9? FIM है, हर साल 9999 का डेप्री है। आपको सम्स में परसेंटेज दिया जाता है, तो कैन यू टेल मी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट? हाउ डू यू डू दैट? FIM में परसेंटेज का फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू, so it is 9,000 in this case upon 50,000 into 100 which is 18%। ये समझा? तो आपको जो प्रॉब्लम में दिया रहता है वो क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज ढूंढना कैसे, समझ आया? डेप्री अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू, तो आप हर सम में जैसे परसेंटेज दिखता है, आपको 18% FIM दिया, तो हर साल 18% किस पे मारो? ओरिजिनल कॉस्ट। तो 18% of 50,000 is what? 9. Second year is also 9. Third year is also 9. Fourth year 9. Fifth year 9. 50 minus 9 minus 9 minus 9 minus 9 minus 9. लास्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 5। तो 5 का स्क्रैप बेचोगे, नो प्रॉफिट। दैट्स हाउ द थिंग गोस। समझ में आया? परसेंटेज कैसे ढूंढना है? अंडर FIM डेप्री अपॉन कॉस्ट इनटू। अब सुनो, अगर मुझे इसी एसेट पे RBM अप्लाई करना है, इसी एसेट पे RBM अप्लाई करना है, तो आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि माय टोटल डेप्रिसिएशन बट द डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्रोक्सीमेटली, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पता है? इट वोंट बी 99999 एवरी ईयर, इट विल बी मे बी 27 इन द फर्स्ट ईयर, मे बी 18 इन द सेकेंड ईयर,